माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। चुनाव में कई प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे टनल प्रोजेक्ट्स हैं, ये बाहर से आते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं और जो नौकरियां भी देते हैं बाहर के लोगों को देते हैं। हम इस देश से अपील करते हैं, हमने बार बार ये अपील की कि खुदारा जो भी बाहर से प्रोजेक्ट यहाँ बनता है ये हमारे बच्चों का हक बनता है, ये हमारे नौजवानों का हक बनता है, इनमें रोजगार हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए। मैं ज्यादा क्या कहूँ, यहाँ हमारे साधु ने बखूबी हर एक चीज में रोशनी डाली। हमने जब यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया, हमने 11 सत्याग्रह शुरू किए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमने 11 सत्याग्रह किए और आज हमारा ये 12वां प्रोग्राम है। ये सत्याग्रह का फाइनल प्रोग्राम हमारा है। तो मेरे साथियों, ये जो कुछ फोर्सेज जो इनके साथ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह से। नाजरीन, मैं इस वक्त डोडा कम्युनिटी हॉल में हूं। आज डोडा में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया कांग्रेस की तरफ से, जय भारत सत्याग्रह। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी जी आए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजीब साहब आए और जो सीनियर कांग्रेस लीडर रियाज साहब आए। आज मैं मुजीब साहब से बातचीत करूँगा थोड़ी बहुत, जो ये जय भारत सत्याग्रह है ये क्या है और इसको क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम को किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। शुक्रिया जनाब। ये जो आज का जय भारत सत्याग्रह का जो प्रोग्राम था, ये पिछले तकरीबन 20 दिन से हमारा चल रहा है, 20, 22, 25 दिन से। तो ये हमने जिला डोडा में, इससे पहले हमने 11 प्रोग्राम किए, आज ये 12वां प्रोग्राम था। तो जय भारत सत्याग्रह का जो प्रोग्राम चलाया गया ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस की तरफ से, ये इसलिए चलाया गया है कि ये कंसर्न है आज की जो डिक्टेटरशिप के साथ, जो अभी जुल्म सितम हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, जो हमारी जमहूरियत को कुचला जा रहा है, जो डिक्टेटरशिप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे आइन को खत्म किया जा रहा है, ये इसलिए है। हम लोगों को बावर करना चाहते हैं कि इस वक्त वाहिद जमात एक कांग्रेस जमात है जो टक्कर ले सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो कम्युनल फोर्सेस के साथ टक्कर ले सकती है, जो कम्युनल फोर्सेस के साथ लड़ सकती है। बाकी किसी जमात में दम नहीं है। इसलिए इस वक्त लोग जो परेशान हाल है, हम लोगों की परेशानी के साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं लोगों के मसले मसाइल हल करना, उनको उजागर करना। सर, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी जी की, उन्होंने एक बयान दिया फॉरेन में जिसमें उन्होंने कहा अडानी और अंबानी और मोदी जो है चोर है। खास करके उन्होंने क्लियर नहीं कहा कौन सा मोदी चोर है। फिर उनके ऊपर FIR लार्ज की गई, उनका मकान उनसे छीना गया, उनकी लीडरशिप जो है वो भी छीनी गई, केस हुआ उनके खिलाफ। तो आज अमित शाह जी ने कहा है कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो मुसलमानों को जो है आरक्षण जो है उनसे वापस छीना जाएगा। देखिए, बाद में बताऊंगा जो राहुल जी ने बोला है। राहुल जी ने कोई पर्सनल किसी पे अटैक नहीं किया है। उन्होंने बोला जैसे निर्मला मोदी, ललित मोदी, जितने मोदी हैं, जितने ये मोदी हैं, 2, 4, 5 मोदी हैं, इन्होंने जो तबाही मचाई, इन्होंने जो हिंदुस्तान से बेशुमार पैसा उठा के बैंकों से अरबों खरबों के लिहाज से पैसा उठाया और कुछ लोग तो भाग गए, कुछ यहीं पे घूम रहे, लेकिन इनके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लोगों का पैसा था, ये लोग हिंदुस्तान की जनता का पैसा था। उन्होंने LIC को भी लूटा, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी लूटा, लेकिन कोई पूछता नहीं उनसे, क्योंकि अडानी और जो मोदी की जो दोस्ती है, जितने भी बिजनेस से जितने भी कारोबार है वो अडानी को दे रहे हैं। तो राहुल जी ने यही बोला था कि रिश्ता क्या है। राहुल जी ने कोई अटैक नहीं किया मोदी पे। उन्होंने बोला, देखो, उन्होंने, अब मोदी को आप मोदी कहोगे, जिसके साथ मोदी जुड़ता है उसको तो आप यादव या उसको कोई और कोई नाम नहीं दोगे, तो या पटेल ने बोलोगे उसको तो मोदी बोलोगे ना। लेकिन राहुल जी ने यह बोला कि जो हिंदुस्तान इस वक्त परेशानी के कगार पे खड़ा है, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इस वक्त हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, हमारी बेरोजगारी का सवाल है, हमारी कीमतें आसमान छू रही है, हमारे लोग परेशान हाल है, लेकिन इन लोगों को सूझी है इनको हिंदू मुस्लिम कराना है। इनको कभी यूपी में हिंदू मुस्लिम कराना है, कभी बिहार में हिंदू मुस्लिम कराना है, और उसी के नाम पे इन्होंने अपने वोट इकट्ठे करना है। सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह राहुल गांधी जी के इस छोटी सी बात के ऊपर जो है एक्शन हुआ और उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी हुए दर्ज, तो अब इतनी बड़ी बात जो है श्री अमित शाह जी ने कही है कि मुसलमानों से आरक्षण छीना जाएगा, अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो जितने भी मुसलमान लीडर है उनसे जो है उनका।
माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। चुना जाएगा तो उनके ऊपर क्यों नहीं? देखिए, अभी ये लोग तो सरकार में हैं, ये डिक्टेटर बने हैं, इन्होंने यहाँ पे ये अंग्रेजों से भी बदतर राज है इस वक्त, ये हिटलर से भी बदतर राज। हिटलर जो सुना होगा आपने, जो जर्मन का चांसलर था हिटलर, ये उससे भी 2 कदम 4 कदम आगे हैं। तो इनकी जो जुल्म की इंतहा नहीं है, ये जितना चाह रहे हैं जुल्म कर रहे हैं। कितनी देर जुल्म करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ हिंदू मुसलमान जो है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ये एक भाईचारा है। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की जो अहमियत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हिंदुस्तान की अहमियत है। बात अगर मैं करूं सतपाल मलिक की, जो कि एक्स गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर भी रह चुके हैं और साथ साथ में एक्स मेंबर ऑफ बीजेपी भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा जो पुलवामा अटैक हुआ था वो साफ तौर पर बीजेपी की एक सोच समझी साजिश थी। 9 जहाज जो थे वो हमें आर्मी को देने थे, जिससे उनकी जान जो है बच सकती थी, पुलवामा अटैक नहीं हो सकता था। तो आज वो कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी ने मुझे कहा था कि आप चुप ही रहें। देखिए, जो सत्यपाल मलिक जी जो है गवर्नर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के रहे, उसके बाद वो और 2 स्टेटों को और मेघालय के और गोवा के भी रहे। देखिए, वो तो इनका खास राइट हैंड था एक टाइम में। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ऐसी बात करता है, कहीं ना कहीं तो शायद कहीं सही बात कर रहा हो। और अगर पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, उसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसके बाद तो वैसी इंक्वायरी हुई ना, उन्होंने तो बता दिया अटैक जी मिलिटेंटों ने किया, खुदा बेहतर जानता है किसने किया, क्या किया। लेकिन अगर उन्हें जहाज मांगे थे, अगर उन्हें बोला था ये जो स्पेस है, ये जो पैसेज है, ये बड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ मिलिटेंसी है, तो फिर उन्हें सतपाल जी की बात सुननी चाहिए थी, ताकि हमारा जो नौजवान इस वक्त जो देश के लिए लड़ रहा है, जो बॉर्डर पे बेचारा शहीद होता है, जो जिसके घर वाले बेचारे परेशान हाल होते हैं, जिसके छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं और वही बेचारा शहीद हो जाता है। और कम से कम अगर वो बात बोली थी कि इनको जहाज दिया जाए ताकि इनकी जान, लेकिन क्यों नहीं किया गया? ये चीज क्यों नहीं की गई? अगर ये बोला चुप रहो, इसके पीछे फिर इंक्वायरी होनी चाहिए ना, क्या वजह थी? जहां पर एक तरफ से गुलाम नबी आज़ाद जो कि लगभग 52 साल से कांग्रेस में हुकूमत कर रहे थे और उनको जो है फख्र हिंद कहा जाता था, दूसरी तरफ से वो जब रिटायर होते हैं पार्लियामेंट से तो वो मोदी जी जो है उनकी स्पीच के ऊपर जो है रोते हैं। और आज जब भी कोई तकरीर होती है गुलाम नबी आज़ाद साहब की तो वो मोदी जी की जो है तारीफ करते हैं। क्या वजह रही अपने लोगों से वो बगावत कर बैठे? और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इस वक्त जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान का, इवन जम्मू कश्मीर का, देखिए इन्होंने पहले 370 को तोड़ा, 35 से तोड़ा, इन्होंने कई कानून लाए, पिछले 10 साल से 9 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। बात ये करते हैं पंचायत इलेक्शन की, बात ये करते हैं म्यूनिसिपल इलेक्शन की, अर्बन डेवलपमेंट इलेक्शन। मुझे बताओ ये असेंबली इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते हैं? जहां तक आपने बोला कि ये जो इनकी तारीफ करते हैं, देखिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त जरूरत है सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे होने की, कम्युनल फोर्सेस को दूर रखना है। लेकिन अगर हम कम्युनल फोर्सेस को बढ़ावा देंगे, अगर हम उनकी बात करते हैं, इसका मतलब हम आम जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा मुजीब साहब, मैं जानना चाहता हूं, मुजीब साहब का एक अहम रोल जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में आज के दौर पे माना जाता है और जब भी पहले भी एक फैसला हुआ था उसमें भी शेख मुजीब साहब का एक अहम रोल था। आज के दौर की मैं अगर बात करूं तो जो डोडा वाली सीट है, अक्सर मुझे आज लोगों से सुनने को मिला कि आने वाले टाइम में जो है डोडा से किसको टिकट दी जाएगी कांग्रेस से। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि आपका एक अहम रोल रहने वाला है उसमें। देखो वो मैं तो वो चीज कह नहीं सकता हूँ। मैं जिला सदर हूँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट विकार साहब है, कल को जो डिसीजन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कोशिश क्या रहेगी? नहीं, देखो आप मुझे बताओ, आपके पास कैंडिडेट कौन होना चाहिए? जिसके साथ लोग हो, जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ लोग जुड़े हो, जो लोगों की मदद करता हो। क्या लगता है आपको डोडा में किसके साथ आज के दौर में नहीं, आज देखिए वो जो फैसला करती है, देखो मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल को मैं
किस बुनियाद पे ये फैसला करूंगा? मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है डिस्ट्रिक्ट को चलाना। हाँ, जहां तक अभी आपने बोला, अभी हमारे पास जो भी रियाज साहब इन्होंने ज्वाइन किया, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ लोग जुड़े हैं। आपको गुलाम नबी आजाद साहब का जो भी कैंडिडेट डोडा से होगा, आप क्या उसको हार दिला सकते हैं? काफी स्ट्रिक्ट आपके पास कैंडिडेट नहीं, आप देखो, ये तो आप बहुत दूर चले गए। वक्त आने पे जब वो आपका पार्टी का कैंडिडेट होगा, वो आपने तो उसी की सपोर्ट करनी है, आपने तो सपोर्ट बढ़ चढ़ के उसी करनी है, तब जाके पार्टी आगे चलेगी। लगता है कि मतलब डिफीट होगी उनके और आप... नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, किसकी डिफीट होगी किसकी नहीं होगी, वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मेरा मैसेज ये है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, भरोसा करो ऊपर वाले पे, परमात्मा पे, परमेश्वर पे, अल्लाह पे, खुदा पे भरोसा करो, इकट्ठे हो जाओ। नौजवानों के मैं अपील करता हूँ, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान है, परेशान हाल है, कोई नौकरी नहीं, कोई कारोबार नहीं है, बेरोजगार है। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। हमने सब ने इकट्ठे होना, ये मेरी अपील है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीब साहब थे, इनके साथ मैंने बातचीत की, काफी सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत हमें हुई। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाने की।